नमस्कार दोस्तों, जय हिंद दोस्तों। ओनली सुपर क्यूज यूट्यूब चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। दोस्तों आज हम करेंगे साइंस के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू एसएससी एचएससी रेलवे के लिए। देखिए दोस्तों, तुम अमीर बनने के लिए पैदा हुए हो। तो देखिए, हम गवर्नमेंट जॉब की तैयारी क्यों करते हैं? आपको पता है, एक फिक्स सैलरी आए, हमारे पास कुछ सेविंग हो, इसलिए तो हम करते हैं। हमारा ऐसे कोई बिजनेस तो चल नहीं रहा जिससे हम भाई गवर्नमेंट जॉब की तैयारी न करके उसको आगे बढ़ाएं। तो हमें ऐसे नहीं रहना, हमारी घर की जो कंडीशन है उससे उभरना है। तो उसके लिए सबसे अच्छा रास्ता है मेहनत का। आप मेहनत करते रहिए, अपने सपने को पूरा करने के लिए अपनी जिद पर अड़े रहिए दोस्तों। तो दोस्तों फिर से सुन लीजिए, तुम अमीर बनने के लिए पैदा हुए हो। इसको आप बार बार देखो तो आपको वाकई में जोश आएगा आपके अंदर, आप पढ़ने का डबल मन करेगा। तो हम शुरू करते हैं आज के मोस्ट इम्पोर्टेंट एमसीक्यू। देखिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए आपके सामने है। वह रोग जिसमें रक्त का शर्करा स्तर बढ़ जाता है, द डिजीज इन विच ऑफ द शुगर लेवल ऑफ ब्लड इंक्रीज नाउ एज। बताइए, उसे हम किस रूप में जानते हैं? शाबाश बच्चों, जिसमें रक्त में शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। देखिए मेलिटस, इसमें होता है डायबिटीज, हम पढ़ते हैं डायबिटीज। तो आपने एक बात नोट की है, ऑप्शन 1 से लेकर 4 तक सभी में डायबिटीज है। आप कमेंट में आंसर दीजिए ना। देखिए डायबिटीज मेलिटस है, डायबिटीज इंसिपिडस है, ठीक है, मधुमेह रोग, मधुमेह शुगर। ये देखिए आप क्या आएगा। शाबाश, राइट आंसर दीजिए, फिर मैं इसकी डिटेल बताऊंगा। देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा ए आएगा, डायबिटीज मेलिटस। ठीक है, अब सुन लीजिए। अब एक होता है डायबिटीज इंसिपिडस। आपने एडीएच हार्मोन सुना है? एडीएच, एंटी ड्यूरेटिक हार्मोन, ठीक है ना, उसको वैसोप्रेसिन हार्मोन भी बोलते हैं। ठीक है बच्चों, तो वो उस हार्मोन वो क्या करता है, किडनी में है ना, जल की मात्रा कंट्रोल करता है, नियंत्रण करता है। ठीक है, एडीएच हार्मोन है ना। तो उसकी कमी से हमारे शरीर में जब उस हार्मोन की कमी हो जाए ना, तो कौन सा रोग हो जाता है? डायबिटीज इंसिपिडस हो जाता है। रक्त में पूछे तो मेलिटस, और वैसे पूछे तो इंसिपिडस। मेरे हिसाब से समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट चलते हैं। और ये इंसुलिन की कमी से होता है, और इंसुलिन बीटा कोशिकाओं से निकलता है। इंसुलिन में कौन सी धातु होती है? जिंक होती है। चलो नेक्स्ट देखिए। क्वेश्चन आपके सामने है बच्चों। क्वेश्चन देखिए आप, निम्नलिखित में से कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? ये आपको सीधा बोल रहा है ऐसी कौन सी बीमारी है जो मच्छर से नहीं फैलती। मॉस्किटो ब्रोन डिजीज, बताइए। नोटे मॉस्किटो ब्रोन डिजीज कौन सा नहीं है? डेंगू फीवर, फाइलेरिया, नींद की बीमारी या मलेरिया। मेरा आपसे क्वेश्चन है, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? कमेंट में आंसर दीजिए, दिखा बताना बच्चों, डेंगू किस मच्छर के काटने से होता है? तो देखिए, डेंगू होता है मादा एंडीज के काटने से, फाइलेरिया क्यूलेक्स मच्छर से, हाथी पांव रोग बोल देते हैं, मलेरिया मादा एनाफिलीज मच्छर से। समझ गए? तीनों के बता दिए मैंने। अब देखो इसमें कौन सा मच्छर जनित रोग नहीं है? ये वाला नींद की बीमारी सुना होगा ना, स्लीपिंग सिकनेस, निंद्रा रोग बोलते हैं। ये किससे होती है? ये प्रोटोजोआ डिजीज होती है। और प्रोटोजोआ डिजीज की खोज किसने की? वेक्टर ने, WH वेक्टर बोलते हैं ना, वेटेकर भाई, सॉरी वेटेकर, RH वेटेकर ने। अब सुनिए आप, प्रोटोजोआ डिजीज होती है, निंद्रा रोग होती है। ये क्या होती है? ये कौन से परजीवी से होता है? इसका आता भाई, इसका 100% आता है। ये पूछ लेता है कि नींद की बीमारी किस परजीवी प्रोटोजोआ से होती है, तो उसको हम बोलते हैं, जो आपने सुना है, ट्रिपनोसोमा। ट्रोपनोसोमा नामक परजीवी से होती है। ठीक है, ये और ये मक्खी से होती है भाई। ये किस मक्खी से होती है? अगर आपसे मक्खी का नाम पूछे तो क्या बताओगे? सीसी फ्लाई।
क्या है इस मक्खी का नाम? सीसी मक्खी से होती है, अफ्रीका महाद्वीप में ज़्यादा होती है बीमारी। अब इस बीमारी के लक्षण क्या है? आप लक्षण को पता होना चाहिए भाई। इस नींद की बीमारी के लक्षण, शारीरिक एवं मानसिक कमजोरी हो जाती है, शरीर में फिजिकली व मेंटली है ना डिसऑर्डर शुरू होने लग जाते हैं। चलो मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, देखो मैंने इसके बारे में इतनी डिटेल बता दी आपको। मेरा आपसे एक क्वेश्चन है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम बताओ। मक्खी का वैज्ञानिक नाम क्या है? शाबाश, कमेंट में बताइए बच्चों। एक क्वेश्चन पे हम इतना सर्च कर रहे हैं, तो आप भी बताओ थोड़ा बहुत। मस्का डोमेस्टिका, मस्का डोमेस्टिका, ठीक है, मक्खी का वैज्ञानिक नाम। चलो मैं नेक्स्ट चलूँ, तो इसका राइट आंसर, शाबाश सभी बच्चे बहुत होशियार हैं, इंटेलिजेंट है, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? नींद की बीमारी, सी आएगा। चलो नेक्स्ट। 3 महीने की उम्र तक नवजात शिशु के अध्ययन को क्या कहते हैं? स्टडी ऑफ नेवली ब्रेन अप टू द एज ऑफ 3 months इज कॉल्ड, बताइए। भूविस्तृत विज्ञान, संख विज्ञान, सूत्रक्रमिक विज्ञान या न्यूनेटोलॉजी? आंसर दीजिए बच्चों। इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका राइट आंसर आएगा न्यूनेटोलॉजी। देखो एक इंजेक्शन होता है बच्चों, एक टिक्का होता है, क्यों? आप ध्यान से सुनना शाबाश, ठीक है ना। एक होता है BCG का टिक्का लगता है, वो किसको लगता है बताना शाबाश? वेस्ट को लगता है, यानी कि जो बुढ़े को लगता है, जवान को लगता है, या नवजात को लगता है? बताना शाबाश बच्चों। BCG की फुल फॉर्म क्या है? बेसिलस कैलामेंट ग्यूरिन। और BCG, ये भी क्वेश्चन आता है, आपको तो पता है कि BCG की खोज किसने की? BCG के टिक्के की खोज किसने की? यूरिन कैलामेंट साहब ने की थी, ठीक है। तो BCG का टिक्का किस बीमारी में लगता है, आप ये भी बताइए, शाबाश कमेंट में आंसर दीजिए। BCG का टिक्का लगता है TB के लिए। किसके लिए लगता है भाई? TB के लिए लगता है, और नवजात को लगता है। तो नवजात का अध्ययन क्या आएगा बच्चों? न्यूनेटोलॉजी। क्वेश्चन ध्यान से देखिए, ऑप्शन ध्यान से देखिए, बहुत सी नॉलेज मिलेगी, ठीक है, इससे बाहर कुछ नहीं आना। नेक्स्ट चलें। क्वेश्चन देखिए आप, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट सिक्रेटेड बाई एनी डाइजेस्टिव एंजाइम? निम्नलिखित में से कौन सा किसी भी पाचक एंजाइम का स्त्राव नहीं करता? बताइए शाबाश। यकृत आएगा, लीवर आएगा, लार ग्रंथि यानी सैलिवरी ग्लैंड्स आएगी, छोटी आंत ग्रंथि, अग्नाशय। शाबाश। कौन सी निम्न ऐसा कौन सा है जिससे पाचन जो डाइजेस्टिव एंजाइम नहीं निकलते? क्वेश्चन आ गया समझ में, आंसर दीजिए, फिर मैं आपको बहुत सी बातें डिटेल बताऊंगा भाई बच्चों। देखिए क्या आएगा इसका राइट आंसर? शाबाश, इसका लीवर आएगा बच्चों। क्या आएगा? लीवर आएगा, ठीक है। अब सुनिए मेरी बात, सबसे बड़ी लार ग्रंथि और सबसे छोटी लार ग्रंथि कमेंट में बताइए बच्चों। सबसे बड़ी लार ग्रंथि कौन सी है? सैलिवरी ग्लैंड्स कौन सी है सबसे बड़ी और सबसे छोटी? शाबाश शाबाश। देखिए कोई पूछे ना, हमारे जो सैलिवरी ग्लैंड्स होती है कितनी पेयर होती हैं, कितनी जोड़ी होती हैं? वो 3 जोड़ी होती हैं बच्चों, 6 होती हैं, ठीक है। अब सुनना, एक होती है सब मैंडिमुलर यानी कि अधोहन, मैं हिंदी में बोल रहा हूँ बच्चों, ध्यान से सुन लेना। एक होती है सब लैंग्विल, सब लैंग्वल होती है अधोजिह्वा, ठीक है। एक होती है पैरोटिड। तो मेरा आपसे क्वेश्चन है, सबसे छोटी लार ग्रंथि पूछा है मैंने, सबसे बड़ी बताओ पहले तो। सब पैरोटिड को कर्णपुरु बोलते हैं, पैरोटिड को क्या बोलते हैं? कर्णपुरु बोलते हैं। तो सबसे बड़ी है पैरोटिड और सबसे छोटी है सबलिंगुअल यानी कि अधोजिह्वा,
सबसे छोटी सबसे बड़ी मैंने बता दिया, ठीक है। चलो, और अब मैं आपको एक बात और बता देता हूँ, हमारे शरीर में जब पैरोटिड ग्रंथि में एक स्वेलिंग यानी कि सूजन आ जाती है ना बच्चों, तो एक टॉन्सिल मम्पस नामक बीमारी हो जाती है। इसको हम गलसुआ बोल देते हैं। ये एक वायरस के कारण होती है, मम्पस वायरस के कारण। तो क्वेश्चन ये भी आ जाता है, किस ग्रंथि में सूजन आने पर गलसुआ नामक बीमारी होती है। तो आप क्या बताओगे बच्चों, क्या बताना आपको, बिल्कुल ईजी है। ये पैरोटिड ग्रंथि में, कर्णपुरो ग्रंथि में कई बार एक बीमारी हो जाती है। सुनना, क्वेश्चन मेरा ये है कि जो जीभ है, जीभ में किसकी कमी होने पर हम स्वाद की पहचान नहीं कर सकते, इस बीमारी को क्या कहते हैं। दो आपके सामने खाली स्थान है। जीभ में किसकी कमी होने पर, देखो, जीभ में जिंक या जस्ते की कमी होने पर हम किसी भी स्वाद की पहचान नहीं कर सकते, इस बीमारी को डाइजेसिया कहते हैं। बच्चों ये क्वेश्चन बता रहा हूं, यही है सबसे इंपॉर्टेंट, डाइजेसिया कहते हैं, ठीक है। अब देखिए आगे, ठीक है ना। अब ये है छोटी आंत ग्रंथि। छोटी आंत तो सबसे बड़ी आंत होती है, ठीक है। अब देखिए छोटी आंत से कौन कौन से निकलते हैं बताना भाई। इरेप्सिन एंजाइम निकलता है, माल्टेज निकलता है, लाइपेज निकलता है, सुक्रेज और लैक्टेज, ठीक है। ये किसको किस में कन्वर्ट करता है वो बता देंगे। अब एक होता है पेनक्रियाज, अग्नाशय से क्या निकलता है भाई, ट्रिप्सिन निकलता है, एमाइलेज निकलता है और लाइपेज निकलता है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज और लाइपेज। छोटी आंत से इरेप्सिन, माल्टेज, लाइपेज, सुक्रेज और लैक्टेज, ठीक है। मैंने सारों को बता दिया, तो इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों। तो चले नेक्स्ट चलते हैं। सभी बच्चे बहुत इंटेलिजेंट है, जो मैं बोल रहा हूं ये सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। चलो देखो, विलियम बैटसन इज कॉल्ड ऑफ द फादर ऑफ। विलियम बैटसन को किस खालिस्तान का पिता कहा जाता है बताइए, उसको हम किसका पिता कहते हैं। औषधि का, शल्य चिकित्सा का, माइक्रोबायोलॉजी का या मॉडर्न जेनेटिकी का। शाबाश। विलियम बैटसन को हम किसका पिता कहते हैं। तो देखिए इसका राइट आंसर क्या आएगा, कमेंट में आप आंसर दोगे तभी तो बात बनेगी। आंसर दीजिए बच्चों। बहुत से बच्चे देखते रहते हैं, ट्यूशन पढ़ लेते हैं, तब भी आंसर नहीं देते। आंसर तो देने पड़ेंगे। मान लो आप एग्जाम में चले गए, तो वहाँ कंप्यूटर पे क्वेश्चन चल रहा है, आ गया, तो तब भी उसको देखते रहो, हाथ पैर ना हिलाओ, पास हो जाओगे। वहाँ भी क्लिक तो करना ही पड़ेगा, सही या गलत, कोशिश तो करोगे आप। तो यहीं से कोशिश करना सीखो ना एक बार। कई बार हम बी दबाते हैं, ए दब जाता है, बाद में अफसोस होता है कि इसका राइट आंसर ये आना था, ये हो गया। वो प्रैक्टिस से, उसके लिए हमने कभी पार्टिसिपेट नहीं किया, क्विज नहीं की, तो वो गलत हो जाते हैं, फिर पॉइंटों में रहते हैं, एक नंबर से रहते हैं, वो पूरी उम्र रह ही जाते हैं फिर। तो इसलिए गलती मत करो, अफसोस नहीं करना। शाबाश, जब देख रहे हो तो आंसर भी दो। देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा, इसका राइट आंसर आएगा मॉडर्न जेनेटिकी। देखिए वैसे तो फादर ऑफ जेनेटिकी, अनुवांशिकी का पिता कौन है, ग्रेगर जॉन मेंडल है, ठीक है ना, ग्रेगर जॉन मेंडल साहब हैं। लेकिन अब विलियम बैटसन ने क्या किया, उन्हीं को ही वो कर दिया, उन्हीं को ही मॉडिफाई कर दिया। मतलब जो उन्हीं के जो अनुसंधान थे ना, जो हेरिडिटी की खोज करी थी, उन्हीं को ही थोड़ा वो आधुनिक में ला दिया, मॉडर्नाइजेशन कर दिया। तो क्या आएगा इसका, विलियम बैटसन ने किसका फादर कहा जाता है भाई, आधुनिक अनुवांशिकी का। तो बच्चों पता लग गया। अब देखिए इसी में मैं बताता हूं आपको, डायजारिस पूर्व, हाँ डायजारिस पूर्व भाई, ये सुश्रुत ने प्लास्टिक की सर्जरी करी थी, ठीक है। तो सर्जन, चिकित्सालय, फादर ऑफ सर्जन पूछे ना आपसे सर्जरी, तो सुश्रुत आएगा। अगर आपसे पूछे फादर ऑफ मेडिसिन,
ठीक है। तो मेडिसिन का आएगा हिप्पोक्रेटस, मेडिसिन का हिप्पोक्रेटस। और अगर आपसे पूछा ना औषधि विज्ञान का पिता चरक, भाई अगर वैसे पूछे तो, अगर अब आपसे पूछा ना फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, ये सूक्ष्म जीवी लिख रखा है, ये रहा, ये फादर ऑफ माइक्रोबायोलॉजी, तो एंटोनी ल्यूवेनहॉक, इन्होंने जीवाणुओं की खोज की, ध्यान रखना। तो बैक्टीरिया की खोज भी ल्यूवेनहॉक साहब ने की थी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। क्वेश्चन देखिए बच्चों, जीएम फूड, द टर्म जीएम फूड रिफ्रेश ऑफ द फूड, द टर्म जीएम फूड, जीएम फूड शब्द का तात्पर्य किस प्रकार के भोजन से है? जीएम फूड होता है जेनेटिकली मॉडिफाई, ठीक है, जेनेटिकली मॉडिफाई होते हैं जीएम फूड। क्या होते क्या है आप सुनना, बताना पहले आप। आनुवांशिकी मापों के अनुसार बढ़ाता है, जो आनुवांशिकी रूप से संश्लेषित होता है, संशोधित होता है भाई, जो भौगोलिक संशोधन के तहत बढ़ाया जाता हो या अधिक ग्लूकोज उपापचय के साथ। शाबाश, आप इसका आंसर दीजिए। जेनेटिकली मॉडिफाई यानी कि जो फूड होते हैं जेनेटिकली, उनको ही उन्हीं में कुछ अलग सा डिफरेंट कर दिया जाता है, मॉडिफाई करते हैं। कहते नहीं ये गाड़ी लिया यार, इसको मॉडिफाई करवा ली, होते हैं ना गाड़ियों को मॉडिफाई करवाते, इसी तरीके से इन फूडों को भी मॉडिफाई कर दिया। तो देखो क्या होते हैं, जो आनुवांशिकी रूप से संशोधित है, इसका राइट आंसर क्या आएगा? बी आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन से जीव नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन गैसों का उत्पादन करने के लिए सबसे अधिक संभावना है? कमेंट में आंसर दीजिए। ऐसे कौन से जीव हैं जो नाइट्रोजन ऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैस होती नहीं है, उनका उत्पादन करने में सबसे अधिक संभावना है? बताइए। फंगई में, अर्थवर्म, केचुए में, बैक्टीरिया में या ग्रीन प्लांट में? यार भाई ये आप बताओ, पहले बताओ, शाबाश, आपके भी देखिए ना। निम्न में से कौन से जीव में नाइट्रस ऑक्साइड और मीथेन जैसी ग्रीन हाउस गैसों का उत्पादन करने की सबसे अधिक संभावना है? बताइए। देखिए ग्रीन हाउस हो गया, हरा हो गया ना, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? इसका डी आएगा बच्चों, ज्यादा कंफ्यूज नहीं होना, हरा पादप। बताइए निम्नलिखित में से कौन सी एक मछली है? शाबाश, देखो फिश तो सारी हैं, तो आपको ये बताना है इनमें से एक मछली कौन सी है। रजत मीन, सिल्वर फिश, अभी पढ़ाया था सिल्वर फिश के बारे में, मैंने पूरी डिटेल बताई थी, कीट होती है ये, लास्ट वीडियो में देख लेना। हाँ भाई, रजत मीन हो गई, स्टार फिश हो गई, डॉग फिश या कैटल फिश, इनमें से एक मछली है, तो कौन सी है? शाबाश, कमेंट में बताइए बच्चों आंसर। इसका राइट आंसर क्या आएगा? मछली है, कौन सी? डॉग फिश। नेक्स्ट देखिए, मानव त्वचा का रंग किसके द्वारा निर्मित होता है? बताइए। ये तो बहुत ईजी क्वेश्चन है, इसमें क्या टाइम लेना। कोई काला कोई गोरा, जिसमें मेलेनिन ज़्यादा होगा वो काला होगा, और जिसमें कम होगा वो गोरा होगा। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा? डी आएगा बच्चों। टाइम लो उस क्वेश्चन पे जिसमें दम लगे। ये देखो, निम्न में से कौन सा रक्त संक्रमण के माध्यम से प्रेषित नहीं होता? बताइए शाबाश। हेपेटाइटिस, टाइफाइड, HIV, मलेरिया, जो ब्लड संक्रमण के माध्यम से नहीं फैलता। बताइए शाबाश। देखिए बच्चों, इसका राइट आंसर क्या आएगा? कमेंट में आप आंसर दीजिए, मैं तो बताऊंगा ही फिर। शाबाश, इसका राइट आंसर आएगा
हेपेटाइटिस, ये सॉरी टाइफाइड आएगा, बी आएगा इसका राइट आंसर, टाइफाइड। तो आप इसका राइट आंसर पता लग गया होगा, टाइफाइड आएगा। देखिए मुझे बताओ टाइफाइड किससे होता है बच्चों, कमेंट में बताते रहिए आप। टाइफाइड होता है जी बैक्टीरिया से, ठीक है। तो टाइफाइड के बैक्टीरिया का नाम बताओ, शाबाश बताइए, सोचने का टाइम दूंगा मैं आपको। मैं लिख देता हूं, हिंदी में लिख देता हूं, सोलो मोनेला टाइफी, सोलोमोनेला टाइफी। टाइफाइड में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है भाई, इंटेस्टाइन यानी आंत, ठीक है। इसे आंत का बुखार कहते हैं। यह दूषित जल पीने से, दूषित भोजन से फैलता है और इसमें उल्टी, दस्त और बुखार, सर दर्द होता है भाई। सारी डिटेल बता दी मैंने, ठीक है। नेक्स्ट देखिए आप लोग, सपाट पैरों वाले ऊंट रेतीले रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं। फ्लैट फुट जो कैमल होते हैं ना, जो इजीली वॉक इजीली, ठीक है, जो हमारे रेगिस्तान में आसानी से चल सकते हैं। तो बताइए ऑप्शन ले लीजिए आप अपने सामने, ऑप्शन है, ऑप्शन नंबर 1 है संपर्क की सतह के क्षेत्र को बढ़ाकर रेत पर दबाव को कम किया जा सकता है, भाई वो अपने सपाट पैर रखेंगे तो। दूसरा है संपर्क की सतह के क्षेत्रफल को बढ़ाकर रेत का दबाव बढ़ाया जा सकता है, यानी कि रेत का दबाव बढ़ता है, रेत का दबाव घटता है, ठीक है। ये क्षेत्रफल को कम करके रेत का दबाव कम किया जा सकता है, या क्षेत्रफल को दबाकर घटाकर रेत का दबाव बढ़ाया जा सकता है। सपाट पैरों वाले जो जहाज ऊंट होते हैं ना, वो आगे आसानी से चलते हैं। क्यों? क्योंकि इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों, संपर्क के सतह से क्षेत्र को दबाकर बढ़ाकर, ठीक है, रेत के दबाव को कम किया जा सकता है। तो इसका राइट आंसर क्या आएगा, ये आएगा। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए। नेक्स्ट चलते हैं, क्वेश्चन पढ़िए, निम्नलिखित में से कौन सा एक पादप उत्पाद नहीं करता, फॉलोइंग इज नॉट ए प्लांट प्रोडक्ट, पौधों से कौन सा उत्पन्न नहीं होता, कैफीन, रेसिन, निकोटीन, सकाइरिन, ये सैकरिन बोल देते हैं। बताइए सैकरिन का निर्माण, सैकरिन डी हो गया, सैकरिन हो गया, हाँ। चलो बताइए इसके बारे में आंसर दीजिए, कमेंट में आंसर दीजिए बच्चों आप। इसका राइट आंसर क्या आएगा, सैकरिन आएगा। देखिए सैकरिन पादपों से नहीं होता। कभी देखा है ये फ्रूट में या ड्रिंक्स में शुगर, चीनी के स्थान पर वो डाल देता है, एक बोतल में रखते हैं, सैकरिन तो डालते हैं, वो स्वीट टेस्ट के लिए होता है ये सैकरिन। नारियल जटा खाली स्थान से प्राप्त की जाती है, बताइए नारियल जटा किससे प्राप्त की जाती है, मध्य फल भित्ति से, अंत फल भित्ति से, बताइए। और भी है, बीज से या बाह्य परत से, मेसोक्रैप, एंडोक्रैप, बताइए। नारियल की जटा राइट आंसर दीजिए बच्चों, बहुत होशियार और सारे इंटेलिजेंट बच्चे हैं। क्या आएगा इसका राइट आंसर आएगा मध्य फल भित्ति, ए आएगा बच्चों। नेक्स्ट चलते हैं, कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन ये है कि निम्नलिखित जानवरों में से किस समूह में कोई दांत नहीं होता। एक ये ग्रुप्स ऑफ एनिमल्स हैं, इनमें किस में दांत नहीं होते, तो बताइए। ऑप्शन नंबर 1 है मोर, स्त्रुमुर्ग, कछुआ। ऑप्शन नंबर 2 है उल्लू, गोरी, लोरिस और कौवा। ऑप्शन नंबर 3 है मगरमच्छ, पड़ुक्कू और कछुआ। ऑप्शन नंबर 4 है कछुआ, कीवी और गाय। बताइए बच्चों, आप कमेंट में आंसर दीजिए, थोड़ा लॉजिक लगा के क्वेश्चन को ध्यान से देखिए, कमेंट में आंसर दीजिए।
लॉजिक जरूर लगाना। देखिए देखिए ऑप्शन नंबर डी देखिए आप, इसमें गाय है और गौ माता को तो हम रोटी वगैरह देते हैं तो दिख जाते हैं दांत हैं कि नहीं, ठीक है ना। वैसे भी हमें पता है कि इसके दांत होते हैं। फिर देखो दूसरा है, आप ये देखो सी आंसर देखिए, ये क्या भाई, मगरमच्छ है ना। इसको तो रोटी थोड़ी देने जाते हैं, तब भी हमें पता है कि दांत हैं इसके, ठीक है। अब हमारा कंपटीशन अब दोनों में, ए और बी में। अब इसमें देखना है, कौवे में दांत देखिए कभी, कौवा जब चोंच मार के जाता है तो उसके दांत देखे, ठीक है। उल्लू में तो चलो मैं बता ही देता हूं आपका इसका राइट आंसर। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आपके सामने है मोर, शुतुरमुर्ग और कछुआ। और ये तो पता है सबसे बड़ी सेल कौन सी होती है, शुतुरमुर्ग का अंडा तो होता है ऑस्ट्रिच का, ठीक है। और एक बात है ना, शुतुरमुर्ग की लात सबसे भयंकर, शुतुरमुर्ग की लात सबसे भयंकर होती है, जबरदस्त, और भागता भी तेज है। तो पता लग गया ना बच्चों कि जानवर के दांत नहीं होते। नेक्स्ट चलते हैं, ये देखिए बच्चों, क्लोरीन का परमाणु भार 35 है, एटॉमिक वेट कितना होता है, परमाणु द्रव्यमान बोल देते हैं, कितना है भाई 35 तो है क्लोरीन का, और उसकी जो परमाणु एटॉमिक संख्या 70 है, 17 है, ठीक है। तो ये क्या कह रहा है, क्लोरीन का परमाणु भार 35 है, तो इसमें क्या क्या होगा, देखिए इसमें इंग्लिश वाले देखिए आप, 17 प्रोटॉन 17 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 1। ऑप्शन नंबर 2 है 17 न्यूट्रॉन, ऑप्शन नंबर 1 है 17 प्रोटॉन 18 न्यूट्रॉन। ऑप्शन नंबर 2 है 17 न्यूट्रॉन 18 प्रोटॉन। ऑप्शन नंबर 3 है न्यूट्रॉन प्रोटॉन प्लस 1 इलेक्ट्रॉन, और उपयुक्त में से कोई नहीं। क्वेश्चन ध्यान से समझ लिए, मैं 1 मिनट में समझा दूंगा, बहुत आसान क्वेश्चन है, ज़्यादा टेंशन नहीं लेने की इस क्वेश्चन में। देखिए मैं आपको बता दूं, परमाणु संख्या और प्रोटॉन बराबर होते हैं, तो जो क्लोरीन है, क्लोरीन की परमाणु संख्या कितनी है, 17 है, तो ठीक है ना। तो परमाणु संख्या और प्रोटीन दोनों कितने हो गए, 17 हो गए। प्रोटॉन कितने हो गए, 17 हो गए ना, ठीक है। अब देखना, और जो परमाणु द्रव्यमान होता है, जो एटॉमिक मास होता है, ठीक है, वो क्या होता है, वो प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन होता है, ठीक है। तो हमें प्रोटॉन तो पता लगा है कितने हैं, 17 है, और मास हमें पता है 35 है, तो इसमें 17 में कितने जोड़े 35 आए, 18, तो 17 और 18, तो इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, आप इसका राइट आंसर देखिए, तो क्या आएगा, इसका राइट आंसर ए आएगा भाई, ठीक है। यानी कि जेड से बोलते हैं ना पर एटॉमिक नंबर, जेड बराबर पी, प्रोटॉन हो गए कितना है ये 17, और ए एटॉमिक मास बराबर कितना होता है भाई पी प्लस एन, तो पी कितना हमारे पास 17 और एन कितना बच गया 18, तभी तो 35 होगा, 17 और 18, तो इसका राइट आंसर ए आएगा। चलो नेक्स्ट देखते हैं, सीमेंट आमतौर पर किसका मिश्रण है, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम एल्यूमेंट का, कैल्शियम सिलिकेट और कैल्शियम फेरेट का, कैल्शियम एल्यूमेट और कैल्शियम फेरेट का, शाबाश। चूना पत्थर और सिलिकॉन डाइऑक्साइड का, बताइए बच्चों राइट आंसर। सीमेंट की खोज किसने की, जोसेफ एस्पिडिन ने, पढ़ा रखा था, बताया था पूरी डिटेल। चलो देखते हैं नेक्स्ट, इसमें देखिए आप क्या आएगा, इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों। नेक्स्ट देखिए, देख लीजिए क्वेश्चन आराम से देखिए, कोई दिक्कत नहीं है, कोई जल्दबाजी नहीं है, ये तो बता ही दोगे आप। फॉलोइंग इज क्विक सिल्वर, एल्युमिनियम, पारा, लीड, कॉपर, यानी जिंक, कॉपर नहीं है, जिंक है। बताइए क्विक सिल्वर किसे कहते हैं बच्चों, पारे को कहते हैं। इसका राइट आंसर क्या आएगा,
बी आएगा। और पारे की अधिकता से कौन सा रोग होता है भाई, ये भी क्वेश्चन आता है। मरकरी की अधिकता से कौन सा रोग होता है, मिनीमाटा रोग होता है। और कैडमियम की अधिकता से इटाई इटाई रोग होता है। आता है ना बच्चों, आता है, क्वेश्चन आते हैं, बहुत सी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। द्रव अवस्था में पाई जाने वाली धातु पारा और है धातु, कमेंट में बताना। ऐसे नॉन मेटल कौन सी जो लिक्विड अवस्था में पाई जाती है, उसका ब्रोमीन है ना। चलो नेक्स्ट देखिए, विद्युत बल्ब में भरा जाती है, बताओ भाई विद्युत बल्ब में इनर्ट गैस भरी जाती है, नोबल गैस भरी जाती है, तो नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन, ऑक्सीजन, तो क्या आएगा बताइए। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, इसका राइट आंसर आएगा सी आएगा। ठीक है, अब मैं बता दूं नोबेल गैस किस वर्ग में है, बताइए पीरियोडिक टेबल में और सारणी में। शाबाश, 18वें में। 18वें को क्या कहा जाता है, 18वें को शून्य वर्ग भी बोल देते हैं। क्रिप्टोन, जिनोन, नियोन सुना होगा, रेडोन, आर्गन, ये सब कैसी गैस है, नोबेल गैस है। चलो नेक्स्ट देखिए आप। और नियोन की बात आती है, ये कि उसका क्वेश्चन कई बार आता है, जो सड़कों किनारे पीली रोशनी के लैंप लगे होते हैं ना, उनमें कौन सी धातु होती है, सोडियम। अगर आपसे पूछे उनमें कौन सी गैस होती है, तो नियोन होती है। और जो विज्ञापन पट्टे होते हैं ना, विज्ञापन पट्टे, किसी की भी ऐड हो गई, गाड़ियों की ऐड हो गई, आप सड़क पे चलते हो, किसी शैम्पू की ऐड हो गई, कोई नेता आपको वो दे रहा है, शुभकामनाएं दे रहे हैं, ठीक है ना, या फिर कोई कोचिंग सेंटर अपनी ऐड कर रहा है, तो विज्ञापन पट्टे ही तो हैं, उसमें भी नियोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। मैं फिर से बोल रहा हूँ, ये क्वेश्चन आया हुआ है, विज्ञापन पट्टों में नियोन गैस का इस्तेमाल किया जाता है। और सोडियम के जो सड़कों किनारे लगे पीली रोशनी को लैंपों में धातु सोडियम, और गैस पूछे तो नियोन। चलो नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन से तत्व आमतौर पर मुक्त अवस्था में पाए जाते हैं, एलिमेंट जो जर्नली फ्री स्टेज के होते हैं, ग्रुप 11, ग्रुप 12, ग्रुप 13, ग्रुप 14। शाबाश, बताइए कौन से ग्रुप के, जिसमें गोल्ड आ जाए, यानी सोना चांदी, ये आते हैं ना, ये किस ग्रुप में आते हैं बच्चों, शाबाश। और इस ग्रुप को सिक्का धातु ग्रुप कहते हैं, इस ग्रुप को सिक्का धातु ग्रुप कहते हैं, क्योंकि इस ग्रुप में सिक्के बनाए जाते हैं। तो कौन सा ग्रुप आएगा, कमेंट में आंसर दीजिए। इसका राइट आंसर ए आएगा बच्चों। देखो मैंने अब बोला है, चैनल को लाइक कीजिए, अगर आपके क्वेश्चन अच्छे लग रहे हैं तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। और यही क्वेश्चन एग्जाम में आते हैं। आप अपने जो फैमिली मेम्बर हैं, वो भी कोई कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप उनको भी पढ़ाइए इस चैनल से, उनके भी डाउट क्लियर हो जाएंगे, आपके तो हो ही रहे हैं। तो साथ बैठ के अच्छी तैयारी होगी, बताओगे तो शेयर कीजिए, लाइक कीजिए बच्चों, सब्सक्राइब कीजिए। चलो नेक्स्ट चलते हैं। ये तो बहुत हल्का क्वेश्चन है भाई, कर दोगे। वह गैस जिसका इस्तेमाल वनस्पति घी के निर्माण में किया जाता है, हाइड्रोजन आएगा। और इस अभिक्रिया को क्या कहते हैं, हाइड्रोनाइजेशन, यानी कि हाइड्रोजनेशन बोलते हैं, यानी कि हाइड्रोजनीकरण बोलते हैं। ये भी क्वेश्चन आया हुआ है, वनस्पति तेल से घी बनाने की अभिक्रिया क्या कहलाती है, हाइड्रोजनीकरण। और धातु पूछे तो निकिल। इसका राइट आंसर क्या आएगा बच्चों, हाइड्रोजन। क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से किसे लोकप्रिय रूप में हाइपो कहते हैं, बताइए हाइपो किसे कहते हैं। शाबाश, Na2SO2O3, तो क्या आएगा, सोडियम थैलोस्फेट। इसका राइट आंसर क्या आएगा, सी आएगा। देख लीजिए, आराम से देख लीजिए क्वेश्चन को, किसे हाइपो कहते हैं। चलें, अर्धचालक का ऐसी कौन सी जो सेमीकंडक्टर है, कौन सी है भाई, जर्मन सिल्वर है, जर्मेनियम है, फास्फोरस, आर्सेनिक है, कौन सी है भाई,
बताइए, अर्धचालक का एक उदाहरण है जर्मेनियम, फास्फोरस, आर्सेनिक, सिलिकॉन हुआ, जर्मेनियम हुआ, ये सब क्या है? ये सेमीकंडक्टर तो हैं। तो क्या आएगा इसका? बी आएगा बच्चों। पढ़िए क्वेश्चन, पढ़िए ध्यान से, पढ़िए आराम से पढ़िए। देखो सभी बच्चे बताएंगे आंसर इसका, मैं और एक्स्ट्रा भी बताऊंगा इसको। आ गया होगा समझ में क्वेश्चन। क्वेश्चन ये है कि नॉन स्टिक किचन, ठीक है ना, यानी कि न चिपकने वाले रसोई के बर्तनों पर किसका लेप किया जाता है भाई? पीवीसी। पीवीसी की, पहले पीवीसी का इलाज कर लेते हैं। C2H3Cl यानी कि पॉलीविनाइल क्लोराइड, ये इसका मोनोमर क्या होता है? पॉलीक्लोराइड होता है भाई। और पीवीसी का इस्तेमाल किस में किया जाता है? प्लास्टिक के पाइप, बिजली के तार, रेनकोट और हैंडबैग। पीवीसी का इस्तेमाल करते हैं ना भाई, रेनकोट में भी करते थे, हैंडबैग में, जैसे कोई पर्स है, ठीक है, ये वाला है, लेडीज वाला ले लो, ठीक है, उसमें ये हैंडल नहीं लगा रहता, ऐसे ऐसे होता होगा, ये बीच में स्टार सा भी होता है कई बार। तो ये क्या क्या हो गया? ठीक है, ऐसे खुलने वाला हो गया, लगा दिया मैंने। तो ये हैंडल है ना, ये हैंडा ये होता है उसका बना होता है पीवीसी का, पॉलीविनाइल क्लोराइड का। हैंडबैग, रेनकोट हो गया, प्लास्टिक के पाइप, प्लास्टिक के पाइप का तो क्वेश्चन आया हुआ भी है, ठीक है। चलो आगे देखते हैं। हाँ, तो हमें क्या पूछना है ये बताना हमें, तो ग्रेफाइट का तो पता ही है। इसका राइट आंसर क्या आएगा? टेफ्लॉन। नॉन स्टिक, न चिपकने वाले बर्तनों में लेप किया जाता है, किसका? टेफ्लॉन का, ठीक है। अब सुनना, मेरी बात ध्यान से सुनना। टेफ्लॉन को PTFE कहते हैं। ये थोड़े हाई लेवल की बात है, लेकिन बताना मेरा फर्ज है। टेफ्लॉन को क्या कहते हैं? PTFE कहते हैं, यानी कि पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हैं, पॉलीटेट्राफ्लोरोएथिलीन कहते हैं। और कोई आपसे पूछे ना कि इसका मोनोमर क्या होता है, यानी कि एकलक क्या होता है? टेट्राफ्लोरोएथिलीन, CF2। इसका क्या होता है? ये इसका मोनोमर होता है बच्चों। अब देखना आप, इसका उपयोग होता है नॉन स्टिक बर्तन हो गया। दूसरा मैं समझाता हूं, आप ध्यान से समझना। जैसे पहले सुन लेना, गाड़ियों को धूल प्रतिरोधी बनाने के लिए, जैसे आपके पास कोई स्कूटी है या फिर कोई गाड़ी है, आप देखना आजकल हल्का सा कपड़ा मारते हैं वो साफ हो जाती है। बिल्कुल आप हल्के से कपड़े लगाओ वो बिल्कुल साफ हो जाएगी। तो वो क्या है? वो टेफ्लॉन का तो प्रयोग किया जाता है उसमें। मेरे हिसाब से तो टेफ्लॉन और पीवीसी बिल्कुल अच्छे से समझा दिया मैंने, बहुत अच्छे से। आप वीडियो को पीछे करके देखोगे ना, यही आएगा एग्जाम में, इससे बाहर नहीं आएगा बच्चों। चाहे आप कहीं जाके पढ़ लो, कैसे भी पढ़ लो, जो हम बता रहे हैं वो ऐसा कंटेंट है, एक के साथ बहुत से चैप्टर क्लियर हो रहे हैं। आपका समय बच रहा है हमारे साथ जुड़ने में, और हम क्विज भी करवा रहे हैं साथ साथ। तो देखिए, चलो अब मुझे एक दो क्वेश्चन बताओ। जो पॉलीमर होते हैं वो दो प्रकार के होते हैं, एक तो नेचुरल, एक होता है आर्टिफिशियल, ठीक है। नेचुरल पॉलीमर कौन कौन से होते हैं मैं आपका क्लियर ही कर देता हूँ। जैसे सेल्यूलोज, स्टार्च, ग्लाइकोजन, प्रोटीन, DNA और प्राकृतिक रबड़, ये तो हो गए नेचुरल। आर्टिफिशियल कौन से होते हैं? प्लास्टिक, फाइबर, रबड़, ये सारे कौन से होते हैं? आर्टिफिशियल। अब देखना, जो प्राकृतिक बहुलक होता है सेल्यूलोज, पहले सुन लेना, सेल्यूलोज, स्टार्च और ग्लाइकोजन, इसके एकलक क्या होते हैं? इसका एकलक होता है ग्लूकोज, तीनों का ही, समझ गए ना। फिर प्रोटीन का अगर आपसे पूछे प्रोटीन का मोनोमर बताओ, एकलक बताओ, शाबाश कमेंट में बताओ कुछ तो बच्चों, आप भी बताओगे तभी तो बात बनेगी। प्रोटीन का एमिनो एसिड, अमीनो अम्ल, ये बहुत अच्छी क्वेश्चन है, ये कई बार आया हुआ है। प्रोटीन का एकलक बताओ, मोनोमर बताओ, अमीनो एसिड। DNA का बताओ, न्यूक्लिक एसिड। और
प्राकृतिक रबड़ का तो सबका बताया, आइसोप्रीन। ठीक है, चलो नेक्स्ट चले। शाबाश, बहुत अच्छे क्वेश्चन है। लाइक कीजिए आप लोग, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। जो मैं बोल रहा हूँ वो समझ लो कि पूरी बातें बोलता हूँ मैं, एक पॉइंट पे पूरा क्लियर हो जाता है बहुत कम समय में। अब आपसे कोई अचानक पूछ ले, बता भाई प्रोटीन का वो बताओ, मोनोमर बताओ, तो आप कहोगे यार हम तो पढ़ते हैं ना, वहाँ पर तो न प्रोटीन बताया सर ने, न ही उसका बहुलक का चैप्टर पढ़ाया, फिर आप कहाँ जाओगे बच्चों। और यहाँ हमने दोनों बता दिया। प्रोटीन का मोनोमर क्या होता है जी, प्रोटीन का मोनोमर है अमीनो एसिड होता है। ठीक है, और डिटेल हम बताते आ ही रहे हैं। कब तक आप अपनी जीरो से शुरुआत करोगे, ऊंचा उठो। कहीं नहीं होते, कभी भी पढ़ने शुरू करें जीरो से उठते हैं। कई बच्चे ऐसे होते हैं जिनको मैथ निकालना हो ना तो पहले चैप्टर से निकालते हैं, बल्कि जो उनको आता भी है। कोई उन्होंने कहा यार बहुत दिन होगा मैं तो दोबारा पढ़ना शुरू करूंगा। अरे दोबारा आप वो चीज़ पढ़ो ना जो नहीं पढ़ी आपने। नहीं, इजी क्वेश्चन पढ़ने में बहुत मजे आते हैं अपने को। सही है, शुरुआत जीरो से आप कब तक करोगे मुझे ये बता दो। जीरो से शुरुआत होनी थी ओली, अब तो आपको अपनी मंजिल तक पहुंचना है। और जो मैंने बताया था वो तो आप समझ में आ गए, शुरू में जो मोटिवेशन दिया था। जब आप दुखी हो ना तो उस मोटिवेशन को एक बार, 2 ही लाइन का है, छोटा है, एक बार आप देख लेना। ठीक है ना। देखो जीरो से शुरुआत होनी थी होली आपकी, अब तो बस आपको कंपटीशन लड़ना है, क्विज करके फटाफट अपनी लाइफ को बढ़ाना है। चलो बच्चों, हो गया क्लियर, नेक्स्ट चलते हैं। देखो कितना अच्छा क्वेश्चन आया आप लोगों के लिए आया है ये, समझ गए होंगे क्वेश्चन को देखते ही। विच ऑफ द फॉलोइंग मिनरल्स इज फाउंड इन ए मोनोजाइट सैंड्स, निम्नलिखित में से खनिज मोनोजाइट रेत में पाया जाता है। बताओ क्या पाया जाता है भाई, पोटेशियम, यूरेनियम, थोरियम या सोडियम। आंसर दीजिए, मुझे आंसर चाहिए भाई, शाबाश, बताइए बताइए। थोरियम पाया जाता भाई मोनोजाइट में। देख लो आप आराम से देखो, इतनी जल्दबाजी मत करो किसी भी चीज में। इतने जबरदस्त क्वेश्चन है ये, और ये आप किसी भी एग्जाम में बैठोगे, प्रैक्टिस सेट निकालोगे तो देख लेना, जो मैं एक्स्ट्रा बोल रहा हूं वो भी काम आएंगे, ये तो आएंगे आएंगे। चलिए नेक्स्ट पे। तो समझ में आ गया, मोनोजाइट रेत में पाया जाता है, क्या पाया जाता है भाई, थोरियम। और यूरेनियम से याद आया कि पृथ्वी की आयु किस विधि के द्वारा ज्ञात की जाती है। पृथ्वी की आयु यूरेनियम डेंटिंग विधि से, चट्टानों की आयु यूरेनियम डेंटिंग विधि से, लेकिन जीवाश्मों की आयु किससे ज्ञात की जाती है बच्चों, जीवाश्मों की आयु कार्बन डेंटिंग विधि से। चलो नेक्स्ट चलते हैं।